हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 3। प्रीवियस वीडियोस तक हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट फर्स्ट में थर्ड और आखिरी चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। प्रीवियस चैप्टर के एंड तक आते आते हमने पढ़ा था कि वो कैसे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी उसके कैसे बैड इफेक्ट बढ़ते चले गए, तो फिर हमें नए रिफॉर्म्स इनिशिएट करने ही पड़े। वो बात अलग है कि हम तो तब भी नहीं कर रहे थे, वो तो आईएमएफ के प्रेशर में आके, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके हमने करे हैं, नहीं तो फिर लोन भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने रिफॉर्म इनिशिएट किए, अपनी इकोनॉमी में सुधार किए। पहले केवल बैंडेड लगा रहे थे, जहां जहां दिक्कत थी वहां बैंडेड लगा रहे थे। 1991 में एक तरीके से सर्जरी कर दी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर के नाम, यूनिट के नाम और लिख लो पहले। देखिए लिखेंगे इसमें पहले हेडिंग डाल देते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है क्या, सुधार का मतलब क्या है, सुधारों का मतलब क्या है। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू इंक्रीज द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ ऐसी पॉलिसीज हमने डिक्लेयर करी, अनाउंस करी, जिससे फिर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सके। 1991 तक हमारी ग्रोथ रेट क्या होती थी, 2.1%, 2.2%, बस ये हुआ करती थी। और आज हम देखते हैं 6%, 7%, एक टाइम पे तो 8.2% तक आ गई थी। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ही हुआ है जो 1991 में किए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन्हें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस नाम से दे देते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। तो ये तो होंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या कह लीजिए कि वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी ही क्यों पड़ी, जब आईपीआर 1956 काम कर ही रहा था धूमधाम से। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई। बैड इफेक्ट में हमने इसका इंडिकेशन ले लिया था सेकंड चैप्टर में। स्थिति इतनी खराब हो गई कि फिर 1988 में तो वर्ल्ड बैंक ने राजीव गांधी जी से कहा भी था, उस समय प्राइम मिनिस्टर वही थे 1988 में। थोड़ा समझते हैं इसको। नाइनटीन 1988 में वर्ल्ड बैंक ने राजीव गांधी जी से कहा भी था कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है काफी अलार्मिंग स्टेट पे आ गया, अब आपको कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। राजीव गांधी जी ने एग्री किया था, लेकिन आसपास के जो लोग थे ना उन्होंने मना कर, छोड़ो यार, अगले साल इलेक्शन है, तब की तब देखेंगे, अब इलेक्शन पे ध्यान दें, इस पे काम पे ध्यान दें। हमारे एक तो प्रॉब्लम इलेक्शन की रहती है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में ही रहता है, तो बड़ी बड़ी पॉलिसी, बड़े बड़े फैसले हो ही नहीं पाते। और फिर जब 1989 में उनके बाद सरकार बनी चंद्रशेखर जी की, राजीव गांधी जी के बाद बने चंद्रशेखर। इनके बाद प्राइम मिनिस्टर ये बने। इन्होंने भी कोई खास, सॉरी, और इनसे पहले बने थे, चंद्रशेखर से पहले भी बने थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये मंडल कमीशन को अप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं, रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया था उन्होंने। तो इन्होंने भी खास कुछ किया नहीं, और कुछ टाइम बाद इनकी भी सरकार गिर गई। फिर आए चंद्रशेखर जी आए। ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, मतलब जो लाल किले पे झंडा भी नहीं फहरा पाए थे, इतने कम टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब एक साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री आ गए थे हमारे देश में, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, फिर उनके बाद आए थे पीवी नरसिम्हा राव।
उनके बाद प्राइम मिनिस्टर ये बने थे, इनके पास आई इकोनॉमी। लेकिन हालत खराब तो पहले से होना चालू हो गई थी। चंद्रशेखर जी के टाइम पे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी से मनमोहन सिंह जी का नाम लूं, की रोल तो उन्होंने प्ले किया था। मनमोहन सिंह जी उस समय इनके फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी के फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करते थे। और जब आरबीआई गवर्नर ने अब कहा है इनको कि यार एक काम करते हैं, अपना गोल्ड गिरवी रख देते हैं, गोल्ड गिरवी रख देते हैं, तो इसके एवज में मैं आईएमएफ से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से, बैंक ऑफ जापान से, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से कुछ लोन मिल जाएगा। मुसीबत पड़ने पर आरबीआई ये काम कर सकता है। तो मनमोहन सिंह जी तुरंत आरबीआई गवर्नर को, वेंकटरमन जी को ले गए थे चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी ने हाँ ही कर दिया था, लेकिन जब तक वो फाइल आती तब तक वो तो प्राइम मिनिस्टर रही नहीं। फिर बाद में बने पीवी नरसिम्हा राव। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का ज्यादातर श्रेय क्रेडिट इन्हीं को मिलता है, पीवी नरसिम्हा राव जी को। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यह है कि इनकी जगह कोई और भी होता है तब भी वो फैसले लेता ही लेता, और कोई चारा ही नहीं बचाता, कोई चारा था ही नहीं, कोई हमें लोन देने को तैयार नहीं था। जो समझ लीजिए गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है, ये समझ लीजिए आप। और गोल्ड गिरवी रखना बहुत बड़ी बात हो गई, आपको कोई आपकी फेस वैल्यू खत्म बिल्कुल, ठीक है। ऐसी तो हालत जिस समय पाकिस्तान की नहीं जैसी हालत हमारी हो गई थी उस समय 1991 में, कंगाल हो गए थे बिल्कुल, ठीक है ना। और वो लोन भी इस शर्त पे मिला था बाद में कि भैया पॉलिसी हमें अपनी सुधारनी पड़ेंगी, नए नए रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल कंपनीज के लिए खोलना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, और जो सरकारी यूनिट जो लॉस में चल रही है ना हटाओ, ठीक है ना। छोटे मोटे काम तुम मत करो, गाड़ी चेन स्कूटर भी बना रहे हो, बताओ तुमने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो ना, ये काम प्राइवेट सेक्टर को तो होते हैं। सारे फैसले हमें करने पड़े। और ये गोल्ड गिरवी रखने से पहले हमने आईएमएफ से अपील की थी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे भी अपील की थी कि हमें लोन चाहिए। लेकिन आईएमएफ से लोन तो तभी मिल सकता है ना जब अमेरिका राजी है, क्योंकि आईएमएफ में 80% वोट तो अमेरिका के ही है, 80% वोटिंग पावर तो अमेरिका के पास है। और अमेरिका, उसी समय दुनिया में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, वो सद्दाम हुसैन के इराक ने ना कुवैत पे कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। अब कुवैत के फेवर में था अमेरिका, और हमारा तो देखिए ध्यान से समझिए, हमारा तो अरब कंट्रीज के साथ बैलेंस रहा है, मतलब हम उनके कभी अगेंस्ट में नहीं गए, क्योंकि हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट तो वहीं से पूरी होती है, उनके अगेंस्ट में जाए भी कैसे, ठीक है ना। अब हुआ ये, अमेरिका ने कंडीशन रखी, अमेरिका के फाइटर जेट्स ये जो इराक पे जो जबरदस्त हमला कर रहे थे कुवैत को सेव करने के लिए, कुवैत के फेवर में आकर के जो इराक पे जो फाइटर जेट्स हमला कर रहे थे ना, तो अमेरिका ने इंडिया पे कंडीशन रख दी कि जो हमारे जो फाइटर जेट्स है ना, इनको अमेरिका आना पड़ता है। आपका इंडिया थोड़ा पास में है, गल्फ अरब कंट्रीज के पास में, इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तो आपके हमें परमिशन देंगे कि हमारे फाइटर जेट्स आपके लैंड पे, मतलब आपकी टेरिटरी में आके लैंड कर सकें, और प्लस वो रिफ्यूलिंग भी हो पाए, वहाँ पे रिफ्यूल्ड भी हो पाए। अब ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि अगर उनके फाइटर जेट को इंडिया में उतरने दे रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि इस लड़ाई में हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, या कह लीजिए कुवैत का साथ दे रहे हैं। हम पे कोई चारा ही नहीं था, लोन तो चाहिए चाहिए था, तो चंद्रशेखर जी ने एग्री कर लिया, चलो ठीक है यार कर दो। 6 या 7 जनवरी को, 6 या 7 जनवरी 1991 को वो फाइटर जेट मुंबई में लैंड हुए, और 15-16 जनवरी को उन्होंने इराक पे जबरदस्त बमबारी करी। और इतने ही नहीं, अगले दिन चंद्रशेखर जी ने इस कार्रवाई को सही भी ठहराया। 1-2 दिन बाद ही आईएमएफ से $1 अरब 20 रिलीज हो गए इंडिया के लिए। लेकिन ये मदद नाकाफी साबित हुई, इससे हमारा काम चला नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुई ये तो। और वो ये जो लोन मिला भी था ना $1 अरब 20 का, ये भी कंडीशन में मिला था कि ये थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो, ग्लोबलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, और लिबरलाइज करो अपनी इकोनॉमी को, उस कंडीशन पे मिला था। और मदद इसलिए नाकाफी साबित हुई कि पहले देखिए, आज की तरह पहले भी हम क्रूड ऑयल बाहर से परचेस करते थे। 80% क्रूड ऑयल हमारा, 85% क्रूड ऑयल हमारा बाहर से ही आता था। तो जहां पहले 500
करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे ना महीने के, अब इस वॉर की वजह से 1200 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे। तो इस इंसिडेंट ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। इमीडिएट कॉस्ट तो यही था, इकोनॉमिक रिफॉर्म का इमीडिएट कॉस्ट तो यही था। कॉजेस तो और भी थे, बट इमीडिएट कॉज अगर देखना तो यही वाला कॉज था, वो वॉर, गल्फ वॉर जिसे बोलते हैं। इस इंसिडेंट ने इंडियन इकोनॉमी की कमर तोड़ के रख दी बिल्कुल। तो फिर हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में 47,000 किलो सोना तो पहले गिरवी रखा, पहले 20,000 किलो रखा था, फिर उसके बाद 47,000 किलो सोना और गिरवी रखा, गोल्ड गिरवी रखने की नौबत आ गई। तो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई। तो अब देखिए वापस आते हैं टॉपिक पर। ये केस स्टडी में इसका डिस्कशन आएगा तो आपको थोड़ा नया फील नहीं होगा उस समय। हाई फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा आ गया था, 8% से भी ज्यादा पहुंच गया था। अभी तो लगभग 4.5% है जीडीपी का, उस समय 8% से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। और फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि आपकी इनकम बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, तो इनकम को बढ़ानी है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने ही पड़े। फिर हमें लिख लीजिए नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहला हाई फिजिकल डेफिसिट। देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रीजन बीओपी क्राइसिस। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नेशनल लेवल पे भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं कि डॉलर कहां कहां से आ रहा है, डॉलर कहां कहां से जा रहा है। क्राइसिस का मतलब है कि डॉलर जा ही रहा है, आ तो रहा नहीं है, तो ये भी क्राइसिस थे। लिख लीजिए दूसरा कॉज, डॉलर जा रहा है यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, तो इससे डॉलर आएगा भी कैसे, है ना। और जो टूरिस्ट सेक्टर था, समझ लीजिए आज भी टूरिस्ट तो परेशान रहते हैं, आज भी कुछ लोगों ने परेशान करते हैं टूरिस्टों को। तो उस जमाने में क्या होता होगा 1991 में, पूरे पकड़ लेते होंगे ना, तो कुछ करने नहीं देते होंगे, तो वो जो कमाई हो रही है टूरिस्टों से वो भी नहीं हो पाती थी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, एक हफ्ते लायक बचा था बस, कहीं कहीं 10 दिन का लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में एक हफ्ते लायक ही बचा हुआ था। मतलब एक हफ्ते बाद घरों में, मतलब वो सिलेंडर मिलना बंद हो जाता, पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद हो जाती। सोच के देखिए क्या हाल होता उस समय, पूरी इकोनॉमी रुक जाती, बस इतना ज्यादा गिर गया था। इस समय तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस समय तो 1 साल का रिजर्व बचा हुआ है। अगर अभी से डॉलर आना बंद हो जाए ना, तब भी इतने डॉलर है आरबीआई के पास कि 1 साल तक आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो केवल एक हफ्ते लायक बचा था। लिख लो। और सारा इंपोर्ट डॉलर में ही होता है, डॉलर बिल्कुल डाउन में चला गया। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नोट प्रिंट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, ये वो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से। और कमाल की बात तो ये थी कि 1991 में तो मानसून भी अच्छा था, उसके 2 साल पहले तक भी मानसून अच्छा था, फसल अच्छी हो रही थी, लेकिन तब भी इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा थी। समझ लीजिए ये हाल था। लिख लीजिए इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जो कि ज्यादा नोट प्रिंट करने की वजह से हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का वो सेकंड चैप्टर से कनेक्शन देखें तो वो ये है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, वो हमने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर के एंड में, डेड सोशल वेट। लॉस इसमें चल रही है लेकिन फिर भी उनको कंटिन्यू करा रहे हैं, तो अब लॉस इतना ज्यादा हो गया, अब उसको और ज्यादा झेल नहीं सकते थे, तो इस वजह से भी रिफॉर्म करने पड़े। और रिफॉर्म कैसे करने पड़े, सिक यूनिट्स को तो बंद ही कर दिया, और जिनकी उम्मीद थी कि हाँ यार ये अगर इसको थोड़ा बूस्ट मिल जाए, इसको हेल्प मिल जाए फाइनेंशियल, तो ये खड़ा हो जाएगा बाद में, तो उसको चलने दिया। लेकिन जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी फ्यूचर में लॉस में रहेगा, उसको तो बेच दिया, बंद कर दिया उसको। तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग हो गया और क्यों करना पड़ा है इनिशिएट, उसके इमीडिएट कॉज हमने देख लिए। वो लिख लेना गल्फ वॉर, एक 6th हेडिंग में लिख लेना गल्फ वॉर, वो भी था, वो तो इमीडिएट कॉज रहा। जो इराक, कुवैत और अमेरिका बीच में कूदा, वो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा वो मैंने आपको भी समझाया था, वो भी इसमें कॉज था इकोनॉमिक रिफॉर्म का। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या चीजें करी हमने। एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एनईपी का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो 3 एलिमेंट है इसके, पूरा चैप्टर इसी बेसिस है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नोट कर लीजिए तीनों। देखिए पहली हेडिंग डाल दो लिबरलाइजेशन। देखिए 1991 से पहले ना प्राइवेट कंपनियों का यही हाल था। ये मान के चलिए गवर्नमेंट है, ये तो ऊपर तो ये है गवर्नमेंट और ये है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज का जीना बिल्कुल मुश्किल था। उतना ही काम, मतलब पहले ना केवल फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए था, बल्कि फैक्ट्री में क्या सामान बनेगा, कितना बनेगा, किस प्राइस पे बिकेगा, और कोई नई मशीन खरीदनी है तो उसके लिए भी परमिशन लो। हर काम की कानूनी चेक पॉइंट्स थे, काम करना बड़ा मुश्किल था। ईज ऑन डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी रैंक बहुत ज्यादा पुअर थी, काम करने नहीं देते थे, डिस्करेज कर देते कि नहीं ये सारा काम सरकार करेगी। रीजन भी था, उस समय तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सरकार से ही उम्मीद की जा सकती थी, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो गरीब जनता का ध्यान तो सरकार ही रख सकती थी। लेकिन अब 1950 से 1991 आ चुका था, ठीक ना, वो हमने पढ़ा भी था सेकंड चैप्टर में। वो बच्चा बड़ा हो गया था तो उसको अब छोड़ना चाहिए था मार्केट के लिए। अब बड़ा बच्चे को गोद में लेके घूम रहे हैं, वही वाला हाल हो गया। इकोनॉमी को उससे अल्टीमेटली काफी नुकसान हुआ। तो हर चीज का चेक पॉइंट। जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी पापा कहते हैं संभल के जाइयो, उल्टे हाथ से चलियो। छोटा बच्चा, और बड़े बच्चे से ऐसे कहें कोई कुछ सामान दिखाइयो मत, रोड क्रॉस करे तो सबके साथ करियो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। बस सिंपल कहते हैं ना, पहुंच जाए तो फोन कर दियो, आराम से जाइए, बस हो गया काम। तो पहले बिल्कुल कांख में दबा के रखते थे कंपनियों को, ये समझ लीजिए। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, ये पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, मतलब अननेसेसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना वो हटा दिए, फालतू के जो कंट्रोल से, फालतू के जो रूल्स थे वो हटा लिए लिबरलाइजेशन के तहत, और एनकरेज किया कि नहीं काम करो, परेशान नहीं करेंगे, इवन आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे किया गया लिबरलाइजेशन में। देखिए आगे बढ़ समझते हैं इसको। तो डोमेस्टिक कंपनी को वैसे काम नहीं करने दे रहे, तमाम चेक पॉइंट्स थे, और विदेशी कंपनियों को आने नहीं दे रहे। उस समय एक एक्ट हुआ करता था, फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एफडीआई बहुत ही लिमिटेड आ पाता था, ये कंट्रोल करके चलता था कि एफडीआई नहीं आ जाए। एफडीआई यानी कि विदेशी लोग हमारी कंपनियों को एक्वायर नहीं करने, जैसे 2020 में कोविड टाइम में चाइना कर रहा था। उस समय तो बिल्कुल देखने भी नहीं देते थे, नहीं इंडिया के लोग ही काम करेंगे, बाहर की कंपनियों को काम नहीं करने देंगे। बाहर का हमने एक्सपीरियंस देख लिया, वो अंग्रेजों ने क्या हाल किया था फिर। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको आने से रोकते थे, लेकिन बाद में इस एक्ट को हटा ही दिया, और फिर एफडीआई की लिमिट भी इंक्रीज कर दी कि नहीं 25% से 50% तक कर दिया, 50% तक अपना पैसा लगाओ, और किसी किसी सेक्टर में तो 100% कर दिया। अपना ही काम करो, अपनी फैक्ट्री खोलो, अपना सेटअप खोलो, हम कुछ नहीं कह रहे, हमें तो टैक्स दे देना, बात कर। तो आज जो हम तमाम वेराइटी ऑफ गुड्स देख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से देख रहे हैं। विदेशी कंपनियों का भी हम सामान यूज कर रहे हैं तमाम, हमें पता भी नहीं रहता है, लेकिन हम काफी सामान विदेशी कंपनियों का यूज करते हैं, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से ही है। तो इस फेरा एक्ट को भी हटा दिया लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत, और विदेशी लोगों को भी काम करने की इजाजत दी। अब देखिए लिबरलाइजेशन का मीनिंग लिख लीजिए, हेडिंग तो आपने डाली हुई है। देखिए बिफोर 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड मैनी कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने तमाम कंट्रोल्स लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पे, तमाम तरीके के चेक पॉइंट्स थे। किस रेट पे बेचोगे सामान, ये भी पूछना पड़ता था गवर्नमेंट से। अगर आपको बढ़ाने ना 10 रुपए भी कि अरे सर रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, लेबर भी महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, 5 रुपए बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं, जाओ करना है तो करो, नहीं तो रहने दो, ऐसे होता था। और अगर आपको नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, इसके लिए भी पूछना पड़ता था, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो पुरानी मशीन से नई मशीन लेकर के आनी है अपग्रेडेड, इसके लिए पूछना पड़ता था। तमाम चेक पॉइंट्स थे,
तो वो चेक पॉइंट्स हटा दिए। मैनी रेस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट रिजल्टेड इन डिलेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। और इन चेक पॉइंट्स के ऐसे काम में बहुत देरी होती थी, इनएफिशिएंसी आती थी, कॉस्ट बढ़ती थी और करप्शन भी बहुत था। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अधिकारियों को पैसा दे करके परमिशन ले आती थी। अब छोटी मोटी कंपनी, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो सपने लेकर के अपने स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप का तो तब स्कोप ही नहीं था, करने नहीं देंगे काम, इतने सारे चेक पॉइंट्स थे, करप्शन ही करप्शन था। करप्शन तो खैर अब भी है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे था। देखिए लिखिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ये 1991 से पहले की कहानी है। अब देखिए आगे लिखेंगे, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ये फ्रीडम ऑफ द कंपनीज फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट कंट्रोल होते थे, फिजिकल कंट्रोल होते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल होते थे, वो हटा लिए। पहले सरकार गाड़ी चेन स्कूटर तक बनाती थी, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने दे रही, ब्रेड बना रही है, ठीक है ना। अब इन कामों से सरकार ने हाथ खींच लिया, प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा देने लग गए। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लिबरलाइजेशन का मीनिंग। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है, द गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी चेक पॉइंट्स, मैनी लीगल चेक पॉइंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फ्रॉम द कंपनीज। उनको बढ़ावा दिया गया काम करने के लिए। पहले वो डर डर के रहते थे, अब उनका डर थोड़ा कम किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो लिबरलाइजेशन किया सरकार, जो थोड़ी नरम हुई, तो इससे क्या क्या सुधार देखने को मिले। सुधार काफी वाइडर थे, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म देखने को मिला, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म देखने को मिला, टैक्स रिफॉर्म भी हुए। पहले टैक्स 45% तक था और अभी तो यह है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब तो इवन लास्ट में यह भी आया था 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। पहले तो बच्चों ये था कि 10,000 तक ही टैक्स नहीं देना है, 10,000 से ऊपर इनकम है तो टैक्स देना चालू। और हाईएस्ट स्लैब 45% तक हुआ करती थी, अब तो 30% है, पहले 45% तक स्लैब हुआ करती थी, ये हाल था। तो इसमें सुधार किया गया, टैक्स रेट को कम किया गया। टैक्स रेट ज्यादा होता है ना तो फिर टैक्स कंप्लायंस कम रहता है, फिर लोग टैक्स भरने से बचते हैं, फिर टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। और टैक्स रेट कम करोगे तो फिर टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है, जैसे जीएसटी में हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले भाई 5 पॉइंट लिख लो। देखिए पहली हेडिंग डालते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। पहले इंडस्ट्री के लिए, जो डायरेक्टली इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन किया था, ताकि इंडस्ट्री इजीली सेटअप हो सके, ताकि कंपनियां इजीली अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें बिना किसी लाइसेंस रिक्वायरमेंट के और बिना किसी अननेसेसरी कंट्रोल्स के साथ। तो देखिए इंडस्ट्री में क्या क्या रिफॉर्म देखने को मिले। हेडिंग डाल देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला रिफॉर्म देखने को मिला एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खत्म ही कर दी। पहले हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था ना, फैक्ट्री खोलने के लिए, वो खत्म कर दिया कुछ सेक्टर में। देखिए हेडिंग डाल दीजिए, देखिए लिखेंगे इसके अंदर, देखिए लाइसेंसिंग है ना इन सेक्टरों में रखी थी। इन सेक्टरों में तो लाइसेंस लेना पड़ता था फिर भी, जैसे कि वाइन है, एल्कोहल है, सिगरेट है, केमिकल्स है डेंजरस उनके केस में, एम्यूनेशन हैं, कोई एक्सप्लोजिव्स हैं, इनके केस में तो लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता था। लेकिन बाकी सब में लाइसेंसिंग हटा दी। देखो इन 5 को नोट कर लो वाली अलग से, ठीक है ना। इनमें तो लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता था। हमने जब वो सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ओरिजिनल जो दिखाया था, उसमें क्या कहते हैं, तमाम मैंने इंडस्ट्री दिखाई थी जिसमें गवर्नमेंट ही काम करेगी, तो उसमें से कम करके इन्हीं में बस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रहनी थी, बस बाकी सब में हटा दिया।
17 या 18 दिखाई थी, 5 रहने दी बस। देखिए पहली हेडिंग डाल देंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड, एक नई पॉलिसी अनाउंस हुई, ठीक है ना। ओरिजिनल तो वो थी 1956 वाली, फिर 1991 में आई है, ज्यादा व्यापक। इट एबोलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, इसने लाइसेंस रिक्वायरमेंट को खत्म ही कर दिया कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। कौन सी थी उनको अलग से लिख लेंगे, पहले अब यहां तक लिखो। आइए लिख लेते हैं, इन इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी सब में लाइसेंस तो अभी भी लेना ही पड़ता था, लेकिन बाकी सब में से हटा दी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। शिप बिल्डिंग था, एविएशन सेक्टर तमाम था, लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी, हटा दी। और किस किस में लाइसेंस रिक्वायरमेंट अभी भी रखी, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में पहला रिफॉर्म तो ये किया, लाइसेंस रिक्वायरमेंट हटाई, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, वो था ना पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पुअर परफॉर्मेंस का लेता है, लॉस में ही चल रहे थे सब कुछ, तो सबको हटा दिया, सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन कुछ को अपने पास ही रखा। जैसे कि आज करंट में तो ये दो ही हैं बस पब्लिक डिपार्टमेंट में, ये इंडियन रेलवे अभी भी गवर्नमेंट का ही है, और एटॉमिक एनर्जी, एटम बम से बिजली वगैरह बनाना, एटॉमिक एनर्जी से, वो भी अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है करंट में, तो ठीक है ना। बाकी सब करंट में तो प्राइवेटाइज हो चुका है, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर आराम से आ सकता है। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, और हाँ इसके अलावा डिफेंस, कम्युनिकेशन में तो प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन अपने पास ही रखा था, ठीक है ना। माइनिंग भी अपने पास रखी। देखिए लिखेंगे इसके अंदर, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8, 17 से 8 कर दी उसको। वो 17 ऐसी थी मतलब जिसमें केवल गवर्नमेंट ही काम करे, उसमें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अब 17 से 8 कर दी उसको, और बाद में 3 ही रहने दी बस। 3 कौन कौन सी, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, करंट की बात कर रहा हूं, और वो डिफेंस, वो भी गवर्नमेंट के पास ही है। However, in 2001 the number of these industries was reduced to following, बाद में इसको 8 से भी कम कर दिया गया। 1991 में 17 से 8, और 2000 में 8 से भी कम कर दिया। देखो लिखो यहां तक, यानी इस समय सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, और 2001 में कौन 3 बचे थे बस सरकार के हाथ में, वो थे ये, ध्यान से नोट कर लो, ये वाइवा में बहुत पूछ लेते हैं। एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस इक्विपमेंट्स, यही सरकार के पास है। और रेलवे पे तो कभी कभी डाउट रहता है कि ये भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं क्या, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन चल रही है 3, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हमारा रेलवे को प्राइवेट करने का कोई इरादा नहीं है, हम नहीं कर रहे इसको प्राइवेट, डोंट वरी। तो 3 ये सरकार के हाथ में है ही है अभी भी, नोट कर लीजिए। तो देखिए आज के इस पहले लेक्चर में इतना ही। आज हमने वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और क्या क्या रिफॉर्म हुए वो हमने देख लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1-2 रिफॉर्म देखें। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम आगे के लेक्चर्स में। बाय बाय।